वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस, जिसको बोलते हैं इक्टीरस। नियोनेटल जॉन्डिस का दूसरा नाम होता है इक्टीरस। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। जॉन्डिस क्या होता है? येलोविश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, ऑफ फेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल, एब्डोमेन एंड स्केलेरा ड्यू टू increase serum bilirubin level। डेफिनेशन क्या होती है? येलोविश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, ऑफ फेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल, एब्डोमेन एंड स्केलेरा ड्यू टू इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल। इसको बोलते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस फर्स्ट अपीयर, अगर किसी को न्यूनेटल जॉन्डिस हो चुका, कोई न्यूनेट से उसको जॉन्डिस हो चुका, तो फर्स्ट अपीयरेंस जॉन्डिस कहाँ पर करते हैं? फर्स्ट अपीयरेंस जॉन्डिस ऑन फेस। जो न्यूनेटल होता है उसका फेस देख के बता सकते हैं कि इस बेबी को जॉन्डिस है या नहीं। मोस्ट कन्फर्मेटिव साइट ऑफ जॉन्डिस। फेस से देख के पता लगा सकते हैं कि बेबी को जॉन्डिस है नहीं। मोस्ट कन्फर्मेटिव साइट कौन सी होती है? स्क्लेरा। अगर कोई बेबी ब्लैक है, इन ब्लैक प्यूपिल, अगर जो बेबी है ब्लैक पर्सन है तो उससे स्केलर से पता नहीं लगा सकते, फेस से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्लैक है तो येलोविश डिस्कलरेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो कन्फर्मेटिव साइट होते हैं वो हार्ड पैलेट से पता लगा सकते हैं। हार्ड पैलेट, यहाँ से पता लगा सकते हैं कि बेबी जो पर्सन है, ब्लैक पर्सन है, ब्लैक प्यूपिल है, इसको जॉन्डिस है या नहीं। अब देखते हैं सीरम बिलिरुबिन के सीरम बिलिरुबिन किस तरीके से बना हमारी बॉडी के अंदर। जो सीरम बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन किस तरीके से बनता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी का एंड प्रोडक्ट। मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी डिस्ट्रक्ट होती है, आरबीसी डिस्ट्रक्टेड हुई, और डिस्ट्रक्टेड होने के बाद किस चीज़ में टूटी? हीमोग्लोबिन में टूटी। आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने के बाद हीमोग्लोबिन में टूटी। जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो चीज़ के अंदर टूटता है। हीमोग्लोबिन दो फॉर्म में बनता है, एक बनता है हीम और सेकंड बनता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन बनता है और हीम बनता है। जो हीम होता है उसके अंदर आयरन होता है, जो हीम के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है हीम, आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन से हीम बना और ग्लोबुलिन बना। जो हीम होता है ये हमारे आयरन होता है, हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो हीम है, ये हीम किस में टूटा? प्रोफाइलिन में टूटा। हीम से क्या बना? प्रोफाइलिन बना। और प्रोफाइलिन से क्या बना? हीम से प्रोफाइलिन बना और प्रोफाइलिन से बना बिलिरुबिन बना। हीम से प्रोफाइलिन बना, प्रोफाइलिन से बिलिरुबिन बना। जो बिलिरुबिन होता है ये ग्रीन कलर होता है, इसका ग्रीन कलर का होता है ये प्रोविडिन। अब बिलिरुबिन होता है ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ से बिलिरुबिन से क्या बना? बिलिरुबिन बना। अब ये जो ग्लोबिन होता है, जो ये ग्लोबिन होता है, अब ये जो ग्लोबिन होता है, इस ग्लोबिन की टू फॉर्म बनती है। ग्लोबिन टू फॉर्म में होता है। ग्लोबिन की टू फॉर्म होती है, टू अल्फा फॉर्म, टू बीटा फॉर्म।
जो अल्फ़ा फॉर्म होती है, 2 अल्फ़ा फॉर्म होती है, इसके पास 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और जो बीटा फॉर्म होती है 146 अमीनो एसिड होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी का एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रक्ट होने के बाद हीमोग्लोबिन में डिस्ट्रक्ट हुआ, हीमोग्लोबिन हीम में और ग्लोबिन में डिस्ट्रक्ट हो गए, टूट गई। जो हीम होता है इसके अंदर आयरन होता है, आयरन हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से। तो जो हीम होता है, हीम से प्रोफाइलिन बनता है और प्रोफाइलिन से बिलिरुबिन बनता है। जो बिलिरुबिन होता है ये ग्रीनिश कलर का होता है, फिर बिलिरुबिन से बनता है बिलिरुबिन बनता है। अब जो यहाँ से हीमोग्लोबिन से हीम और ग्लोबिन बना। जो ग्लोबिन होता है इसकी 2 फॉर्म होती है, 2 अल्फ़ा फॉर्म होती है, 2 बीटा, मतलब 4 फॉर्म होती है इसकी। तो जो 2 अल्फ़ा फॉर्म होते हैं इसके पास 141 अमीनो एसिड होते हैं और जो 2 बीटा फॉर्म होते हैं इसके पास 146 अमीनो एसिड होते हैं। किस तरीके से सीक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर सीरम बिलिरुबिन? ये आरबीसी है, आरबीसी डिस्ट्रक्ट होगी, डिस्ट्रक्ट होने के बाद बिलिरुबिन बना। इसको बोलते हैं ये है स्प्लीन है। आरबीसी डिस्ट्रक्ट हुई और हीमोग्लोबिन बना। जो यहाँ पर स्प्लीन के अंदर हीमोग्लोबिन है ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसके अंदर। ये इनडायरेक्ट और वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन है। आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने के बाद बिलिरुबिन बना। जो यहाँ पर बिलिरुबिन है स्प्लीन के अंदर ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट और वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन है। पर यहाँ पर जो बिलिरुबिन है ये यहाँ से होता हुआ लीवर जाएगा, ये लीवर में जाएगा। लीवर में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? अब बिलिरुबिन यहाँ पर स्प्लीन में है, अब ये लीवर में जाएगा। यहाँ पर जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा वो एल्बुमिन करेगा। बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन क्या काम कर रहा है? बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। अब ट्रांसपोर्ट करेगा तो कौन 2 वेन में को जाएगा। एक होते हैं स्प्लेनिक वेन जो कनेक्ट होती है स्प्लीन से, उसको बोलते हैं स्प्लेनिक वेन, और जो लीवर से कनेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो 2 वेन के द्वारा एल्बुमिन बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर के अंदर। अब यहाँ से जो बिलिरुबिन लीवर के पास चला गया। अब जो यहाँ पर बिलिरुबिन गया वो कैसा बिलिरुबिन था? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट और वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन था। यहाँ पर लीवर में जाने के बाद लीवर के पास एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम होता है UDPGT, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूटामिक ट्रांसमिनेज। यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूटामिक ट्रांसमिनेज एंजाइम होता है लीवर के पास। अब ये एंजाइम जो बिलिरुबिन आया यहाँ पर ये वाटर इनसोल्यूबल था तो इसको सोल्यूबल करेगा, वाटर सोल्यूबल बनाएगा। अब इस एंजाइम ने मिक्स होने के बाद एंजाइम के साथ ये बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल बन चुका। अब जो लीवर में है ये कैसा बिलिरुबिन है? वाटर सोल्यूबल है, डायरेक्ट बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। अब जो लीवर होता है इसके पास 2 लोब होती है, एक राइट लोब होती है, एक लेफ्ट लोब होती है। जो राइट लोब होती है इसके बिलो में क्या होता है? गैल ब्लैडर होता है। जो गैल ब्लैडर होता है ये रिजर्वायर ऑफ बाइल जूस, ये बाइल जूस को रिजर्व करने वाला प्रोडक्ट होता है। रिजर्वायर को बाइल जूस को रिजर्व करने वाला ऑर्गन होता है गैल ब्लैडर। ये लीवर है, लीवर के राइट लोब के बिलो में गैल ब्लैडर होता है। ये गैल ब्लैडर रिजर्वायर ऑफ बाइल जूस को रिजर्व करने वाला ऑर्गन होता है। और ये यहाँ पर राइट लोब होती है, ये लेफ्ट लोब होती है। अब यहाँ पर जो लीवर है इसके पास 2 डक्ट होती है, एक होती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट LHD, एक होती है राइट हिपैटिक डक्ट RHD। ये 2 डक्ट होती है। इसी तरीके से गैल ब्लैडर होता है इसके पास एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। अब राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये यहाँ पर जो बिलिरुबिन आया लीवर से इन 2 डक्ट में को बिलिरुबिन आया। और जो बिलिरुबिन आया ये वाटर सोल्यूबल और डायरेक्ट और कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, क्योंकि UDPGT एंजाइम के द्वारा ये वाटर सोल्यूबल हो चुका, डायरेक्ट हो चुका, ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो चुका। यहाँ पर राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आगे जाके एक डक्ट बनाती है, एक उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये आगे जाके एक डक्ट बना लेंगे, एक लेयर बन जाएगी, एक डक्ट बन जाएगी जिसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। और गैल ब्लैडर से निकलने वाले डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे जाके एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट।
अब ये कॉमन बाइल डक्ट होता है और यहाँ पर पैनक्रियाज होता है। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है उसके पास एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये आगे जाके एक डक्ट बनाती है, एक लेयर बनाती है जिसका नाम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेक्टर, जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेक्टर। जिस तरीके से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट ने एक आगे जाके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना ली, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट ने आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट बना ली, इसी तरीके से कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके बना लेती है एम्पुला ऑफ वेक्टर। ठीक, जो एम्पुला ऑफ वेक्टर होता है ये आगे जाके स्पिंटर ऑफ ओडाई, यहाँ पर जो एंड होता है इस डक्ट का जो एंड होता है उस एंड को बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई, ओडीआई। ये क्या होती है, ये स्पिंटर ऑफ ओडाई ये कनेक्ट होता है ये इसोफेगस स्टमक, स्टमक का जो सेकंड पार्ट होता है ड्यूडेनम पेपिला, जो ड्यूडेनम पेपिला होता है इससे कनेक्ट होता है स्पिंटर ऑफ ओडाई कनेक्ट होता है। यहाँ पर जो बिलिरुबिन आया, यहाँ से ये बिलिरुबिन आ रहा है, ये बिलिरुबिन आने के बाद स्पिंटर ऑफ ओडाई के द्वारा ड्यूडेनम पेपिलाई में चला जाएगा। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम के द्वारा 80% स्टूल के द्वारा लॉस हो जाएगा बिलिरुबिन। यहाँ पर बिलिरुबिन आया है, बिलिरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए 80% जो बिलिरुबिन है स्टूल के द्वारा लॉस हो जाएगा, स्टूल के द्वारा लॉस हो जाएगा। और जो स्टूल के द्वारा लॉस होएगा उस बिलिरुबिन को क्या बोलते हैं, स्टीरिकोबिलिनोजन, स्टीरिकोबिलिनोजन। क्या आगे बताएंगे हम अभी। और 80% लॉस हो चुका और 20% रीएब्जॉर्ब कर लेता है, 20% रीएब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में। तो 20% रीएब्जॉर्ब हो चुका हमारी बॉडी के अंदर और 80% स्टूल के द्वारा लॉस हो चुका बिलिरुबिन। तो जो 20% है ये भी इसमें से 15% बिलिरुबिन किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन, जिसको बोलते हैं UROBILINGON, यूरोबिलिनोजन। तो ये होती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बिलिरुबिन, कि किस तरीके से बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बना और किस तरीके से हमारी बॉडी से सीक्रेट हुआ, उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस। इस तरीके से जॉन्डिस होता है। देन इसके बाद बात करते हैं कॉजेज, कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस किस किस तरीके से होता है। फर्स्ट कॉज होता है लीवर इमेच्योर। अब बेबी है, बेबी जैसे बेबी बोर्न हुआ उसके बाद जो लीवर होता है वो इमेच्योर ही रहता है बेबी का, तो लीवर इमेच्योर फर्स्ट कॉज होता है। सेकंड होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड कॉज होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस, ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस के कारण। एंड फोर्थ कॉज होता है लीवर फेलियर, लीवर फेल के कारण भी हो सकता है। फिफ्थ होता है ड्रग रिएक्शन, कोई ड्रग रिएक्शन कर चुके हमारी बॉडी के अंदर, इसके कारण भी जॉन्डिस हो चुका है। एक होता है हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द लीवर, लीवर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, इस लीवर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, इसके कारण जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट होता है डेफिशिएंसी ऑफ UDPGT, डेफिशिएंसी ऑफ UDPGT। जो बिलिरुबिन है ये वाटर सोल्यूबल करते हैं, जिस कारण हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकल जाता है स्टूल और यूरिन के द्वारा। अगर ये नहीं करेगा तो ये नहीं निकलेगा, तो जिस कारण बच्चा की डेथ हो सकती है। देन एक होता है डिक्रीज एल्बुमिन, एल्बुमिन का डिक्रीज होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है बिलिरुबिन में। सो ये होता है कॉजेज ऑफ बिलिरुबिन, कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। देन अब बात करते हैं टाइप ऑफ जॉन्डिस, टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस।
टाइप्स ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड सेकंड इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है ये न्यूनेटल जॉन्डिस होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो इसमें कंपैरिजन करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज़्यादा जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ये 95% बच्चों को होएगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और ये 5% होता है, ये लेस कॉमन होता है, ये कम से कम बच्चों में होता है। ये 95%, ये 5% होता है जॉन्डिस। ये प्रीटर्म को मोर अफेक्टेड करता है। प्रीटर्म आर मोर अफेक्टेड, ये भी प्रीटर्म को मोर अफेक्टेड करता है। प्रीटर्म आर मोर अफेक्टेड। अकर, ये कब होता है? अकर ऑलवेज 24 hours आफ्टर बर्थ। occur always within 24 hours of birth। ये बेबी बर्न हो गया, बेबी का जन्म हुआ, जन्म होने के 24 हार्स आफ्टर बर्थ के 24 हार्स फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, और विद इन 24 हार्स के अंदर कौन सा होता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अब कोजिस बताने हैं इसके कोजिस के फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण होगा? फर्स्ट कोज होता है इमेच्योर लीवर। जो जॉन्डिस होगा इमेच्योर लीवर होने के कारण जो जॉन्डिस होगा वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। कॉजेज। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा वो किस कारण होगा? RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सेकंड कॉज होता है डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी का लाइफ स्पान कम होने के कारण होगा। ये किस कारण होगा? हाइपर स्प्लिनिज्म के कारण होगा। ये किस कारण होगा? एक्सेसिव, अगर आरबीसी ज़्यादा है तो ज़्यादा टूटेगी, ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होगी, इस कारण होगा। ये क्या होगा? हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न के अंदर, अगर न्यूबॉर्न के अंदर हीमोलाइटिक डिसीज है, हीमोलाइटिक डिसीज के कारण होएगा ये। देन फोर्थ कॉज होता है डेफिशिएंसी ऑफ UDPGT एंजाइम। अगर डेफिशिएंसी हो गए UDPGT एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। ये क्या होगा? G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है आफ्टर बर्थ के 24 आवर्स होता है, जो दिखाई देता है, मतलब कि बर्थ हो गया, बर्थ होने के 24 आवर्स के बाद होएगा, तो नॉर्मली 24 आवर्स टू 36 आवर, ये नॉर्मल है 24 आवर्स टू 36 में स्टार्ट हो जाएगा दिखाना कि जॉन्डिस हो चुका बेबी को। ये कब होएगा? 7 आवर्स आफ्टर बर्थ,
बर्थ के 7 आवर्स के बाद इस पता लग जाएगा कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है नहीं है। जो पीक होता है ये 5 डेज में पीक हो जाता है, पीक पे चले जाता है कि फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो 5 डेज पे जाके पीक पे आ जाता है, 5 डेज पे आगे जो ये इसका सबसाइड विद इन 7 डेज इन टर्म बेबी। अगर टर्म बेबी है तो 7 डेज के अंदर विदाउट ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है, एंड प्री टर्म के लिए 15 डेज में सबसाइड हो जाता है। ये 15 डेज में प्री टर्म बेबी के लिए सबसाइड हो जाता है, और ये टर्म बेबी में 7 डेज में सबसाइड हो जाता है। ये नॉन ट्रीटेड होता है, ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है, इसको ट्रीट करना पड़ता है। अब पता किस तरीके से लगेगा कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है नहीं है। अगर बेबी टर्म बेबी है, बात करते हैं सीरम बिलिरुबिन लेवल। अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल को देखते हैं, टर्म बेबी है ग्रेटर देन 5 mg टू लेस देन 12 mg पर DL। अगर टर्म बेबी है तो उसके अंदर जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है 5 mg से लेकर 12 mg के बिलो होना चाहिए, 12 mg के बिटवीन होना चाहिए। और अगर प्रीटर्म बेबी है तो ग्रेटर देन 15 mg पर DL, 15 mg पर DL से ज़्यादा होना चाहिए सीरम बिलिरुबिन लेवल। ये होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। और अगर बात करते हैं सीरम बिलिरुबिन लेवल इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में, इसमें क्या होता है, अगर 0.5 mg पर DL पर हार्स, अगर बेबी के अंदर 0.5 mg पर DL पर हार्स, अगर 1 घंटे में 0.5 mg पर DL बिलिरुबिन बढ़ रहा है बेबी के अंदर, तो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। और सेकंड होता है 5 mg पर DL विद इन डे। अगर हार्स में देखें तो 0.5 mg पर DL के हिसाब से, और अगर पूरे दिन में देखें 1 डेज में 5 mg पर DL पर डे, एक डे में 5 mg से अगर ज़्यादा बिलिरुबिन हो रहा है, इतना बिलिरुबिन हो रहा है पर डे में, तो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। और इसमें जो होता है सोल एंड पाम होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। सोल एंड पाम भी और येलोविश डिस्कलर होते हैं। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कोजेस के बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, किस तरीके से पता लगाए कि बच्चे को फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है या नहीं। बात करते हैं पहले हिस्ट्री कलेक्शन। या बोल सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आता है, पहले देखते हैं कि जो बेबी है न्यूनेटल है वो प्रीटर्म तो नहीं है। फर्स्ट एपेयर देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रीटर्म तो नहीं है। सेकंड करते हैं कि मदर RH है एंड बेबी RH पॉजिटिव तो नहीं है। देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, और देखते हैं यूरिन येलो यूरिन तो नहीं है, येलोविश यूरिन तो नहीं है। और किस तरीके से करते हैं, कन्फर्मेटिव साइट होती है स्केलेरा येलोविश ऑफ फेस एंड स्केलेरा एंड फेस को देखते हैं कि येलो तो नहीं है। यूरिन को देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया को देखते हैं, मदर RH नेगेटिव एंड बेबी RH पॉजिटिव तो नहीं है, प्रीटर्म तो बेबी नहीं है।
ये होता है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड होता है सीरम बिलिरुबिन लेवल। सीरम बिलिरुबिन लेवल, सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं कि सीरम बिलिरुबिन लेवल 515 mg या 5 mg पर DL से ज़्यादा तो नहीं गया। और थर्ड होता है यूरिन एनालिसिस, यूरिन को एनालिसिस करते हैं। अब यूरिन एनालिसिस में टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है स्मिथ टेस्ट, एक टेस्ट करते हैं, स्मिथ टेस्ट कर लेते हैं। फाउचेस्ट टेस्ट, ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, बेस्ट ये होता है। थर्ड होता है यूरिन डिस्ट्रिक्ट टेस्ट, ये होता है कि इस तरीके से पता लगा लेंगे, यूरिन एनालिसिस कर ली, सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक कर लिया, यूरिन एनालिसिस में स्मिथ टेस्ट, फाउचेस्ट टेस्ट और यूरिन डिस्ट्रिक्ट टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस का मैनेजमेंट देखते हैं। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसका नॉन ट्रीटेड होता है, वे उसको ट्रीट करने की जरूरत ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है इसमें 3 ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट इज फोटोथेरेपी, सेकंड इज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्ड इज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब बात करते हैं पहले फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में क्या होता है, फोटोथेरेपी क्यों कर रहे हैं, फोटोथेरेपी का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ फोटोथेरेपी। अब बच्चे को जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, तो फोटोथेरेपी करते हैं। सीरम बिलिरुबिन लेवल को डिक्रीज करने के लिए फोटोथेरेपी का यूज़ करते हैं। अब जो फोटोथेरेपी मशीन है, फोटोथेरेपी जो बात करता है फोटोथेरेपी मशीन लाइट वे, फोटोथेरेपी मशीन की लाइट वे की लेंथ की बात करते हैं। 420 to 500 नैनोमीटर वेव लेंथ होती है। फोटोथेरेपी होती है, इसमें 2 लाइट होती है। फर्स्ट इज ब्लू लाइट, 480 नैनोमीटर होता है, और जो वाइट लाइट होती है इसकी 480 to 600 नैनोमीटर वेव लेंथ होती है। जो वेव लेंथ होती है ब्लू लाइट की 420 to 480 होती है नैनोमीटर, और वाइट लाइट की 480 to 60 नैनोमीटर होती है वेव लेंथ। अब जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट क्या होती है, जो ब्लू लाइट होती है ये बेस्ट लाइट होती है टू ट्रीट जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए, बेस्ट लाइट होती है। एंड सेकंड होती है वाइट लाइट। अब 2 लाइट है, फोटोथेरेपी मशीन में 2 लाइट होती है, एक ब्लू लाइट एक वाइट लाइट। जो ब्लू लाइट होती है ये ट्रीट करती है जॉन्डिस को, और जो वाइट लाइट है, जो वाइट लाइट होती है, जो वाइट लाइट ब्लू लाइट होती है बेस्ट लाइट टू ट्रीट जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए, और वाइट लाइट होती है बेस्ट लाइट टू असिस्ट बेबी को असिस्ट करने के लिए बेस्ट होती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से फोटोथेरेपी फ़र्क करती है। इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स कन्वर्ट, जो लाइट सोर्स है, जो ब्लू लाइट है,
कन्वर्ट करती है सीरम बिलिरुबिन। जो सीरम बिलिरुबिन होता है वो येलोविश कलर होता है, येलो कलर होता है और टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक और येलो कलर होता है उसका। इनटू कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? लेस टॉक्सिक सबस्टांस, जिसका नाम होता है लुमिरुबिन, जिसका कलर होता है लुमिरुबिन का ब्रॉन्ज कलर। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फोटोथेरेपी का, लाइट सोर्स कन्वर्ट करती है सीरम बिलिरुबिन को। जो सीरम बिलिरुबिन होता है ये येलो कलर का होता है, टॉक्सिक होता है, इनटू द लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करती है और सीरम बिलिरुबिन से लुमिरुबिन में करती है, जिसका कलर होता है ब्रोंज कलर का होता है। ये होता है फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन बात करते हैं लाइट सोर्स एंड बेबी डिस्टेंस। जो लाइट सोर्स और बेबी की डिस्टेंस होती है ये कितने रखते हैं? 30 to 45 सेंटीमीटर। 30 to 45 सेंटीमीटर लाइट सोर्स और बेबी की डिस्टेंस होती है और डिपेंड होती है एंड डिपेंड अपॉन सीरम बिलिरुबिन लेवल, और सीरम बिलिरुबिन लेवल पे डिपेंड होता है। बस बेसिकली 30 to 35 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी कितने टाइम तक प्रोवाइड करनी है? टाइम इज नॉट फिक्स, टाइम इज नॉट फिक्स, टाइम फिक्स्ड नहीं है, बट गिवन अप टू व्हेन एवर सीरम बिलिरुबिन लेवल लेस देन 10 mg/dl। जब तक फोटोथेरेपी प्रोवाइड करनी है, जब तक जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है 10 mg/dl से लेस ना हो जाए। ये होते हैं टाइम ऑफ फोटोथेरेपी। प्राइमरी PNR, प्राइमरी नर्सिंग रोल ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी दे रहे तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या होता है? फर्स्ट रोल होता है कवर द आई, कवर करके रखनी है आई को, बिकॉज टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए कवर करनी है आई को। सेकंड होता है जेनिटल ऑर्गन उसको कवर अप करके रखना है टू प्रिवेंट इनफर्टिलिटी प्रिवेंट करने के लिए। चेंज पोजीशन एवरी 2 hours। पोजीशन चेंज करनी हर 2 घंटे बाद, बेबी की पोजीशन को चेंज करनी है। बिकॉज प्रॉपर एक्सपोज ऑफ बेबी फॉर लाइट सोर्स, के बेबी को जिस तरीके से सुपाइन पोजीशन प्रोन पोजीशन में लेटा दे बेबी को, तो उसको हर 2 घंटे बाद उसकी पोजीशन को चेंज करना है। क्यों करना है? ताकि उसकी जो अदर बॉडी है, जैसे चेस्ट हो गया, अब एब्डोमन चेस्ट हो गया, यहाँ पर उसको लाइट सोर्स अप्लाई कर दी, अब उसको बैक पे भी अप्लाई करनी, तो हर 2 घंटे बाद चेंज करके रखनी, जिस तरीके से जो लाइट सोर्स होते हैं वो प्रॉपर बेबी के पास चले जाए, लाइट सोर्स बेबी को हर तरीके से कवर कर ले। थर्ड होता है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग एवरी
2 hours। हर 2 घंटे बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी, और व्हेन एवर रिक्वायर, तब रिक्वायर हो तब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी। चेक द, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेक द सीरम बिलीरुबिन एवरी 12 आवर्स। जिस तरीके से हर 2 घंटे बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी, इसी तरीके से चेक करना सीरम बिलीरुबिन लेवल एवरी 12 आवर्स। हर 12 घंटे के बाद सीरम बिलीरुबिन लेवल को चेक करना है, और असिस करना, असिस फॉर हाइपरथर्मिया। बच्चे को देखना है कि बच्चे को हाइपरथर्मिया तो नहीं हो चुका, इसको भी असिस करना। देन इसके बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी अगर बेबी को प्रोवाइड कर रहा है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट इज हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन क्यों, जब लाइट सोर्स करेंगे और लाइट सोर्स से बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है। आई एंड जेनिटल ऑर्गन क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं अगर कवर अप नहीं करिए। बर्न, बेबी जल सकता है अगर बार बार बच्चे की हर 2 घंटे बाद बच्चे की पोजीशन चेंज नहीं करी, जब रिक्वायर हो, जब बेबी को पोजीशन चेंज नहीं करी तो बेबी को बर्न हो सकता है। सेकंड होता है, फर्स्ट होता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि जो बिलीरुबिन है, सीरम बिलीरुबिन है, फोटोथेरेपी का क्या काम है, सीरम बिलीरुबिन को लुबिलिबिन में बदलना। अगर लुबिलिबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, बेबी के अंदर लुबिलिबिन की मात्रा ज़्यादा होते तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है। अब सेकंड ट्रीटमेंट होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है जॉन्डिस के लिए, ये होती है फिनोपार्बिटोल। फिनोपार्बिटोल, जो फिनोपार्बिटोल होती है, इसकी जो डोज होती है 5 to 8 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे। 5 to 8 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देनी है पर डे। और ड्यूरेशन कितने टाइम तक देनी, ड्यूरेशन कितने समय देनी, 7 to 8 डेज। 7 to 8 डेज तक फिनोपार्बिटोल देनी है बेबी को 5 to 8 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ पर डे के हिसाब से 7 to 8 डेज तक देनी है। और अदर ड्रग होती है, सेकेंड ड्रग देते हैं पॉलीविनाइल पाइलोरोडीन, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन देते हैं, चारकोल देते हैं, और देते हैं ओरोटिक एसिड देते हैं। ये ड्रग देते हैं, बेस्ट होती है फिनोपार्बिटोल देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर सब कुछ फैल जाए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही बच्चा ठीक नहीं हो रहा, फोटोथेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट होता है थर्ड लास्ट एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक्सचेंज करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करना है, जब एक दिन में 5 mg पर DL के हिसाब से सीरम बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज हो गए ब्लड के अंदर, या बोल सकते हैं 0.5 mg
पर डीएल पर हार्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो किस मेथड से करना है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न? मेथड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मेथड पुश पुल मेथड। इस साइड से ब्लड निकालना और दूसरी साइड से ब्लड चढ़ाना, उसको बोलते हैं पुश पुल मेथड। देन होता है ब्लड रिक्वायरमेंट। ब्लड रिक्वायरमेंट कितने होते हैं? 160 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट। अगर टर्म बेबी है, प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म बेबी में 2.5 kg से बिलो होता है, जिसे मान ले 2 kg वेट है, तो बेबी के अंदर ब्लड कितना जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना जाएगा? 160 1 kg में चाहिए तो 2 में मल्टीप्लाई 2 320 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट टर्म बेबी के लिए ये होते हैं। और जो ब्लड होता है विच इज नॉट ओल्ड मोर देन 3 days, जो ब्लड होता है ये ओल्ड पुराना नहीं होना चाहिए, मोर देन 3 days, 3 days से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो ब्लड एक्सचेंज करेंगे, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे बेबी के अंदर। अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, अब बेबी को एक साइड से ब्लड निकालना और दूसरी साइड से ब्लड चढ़ाना, उसको पुश पुल मेथड बोलते हैं। अब जब हम पुश पुल मेथड को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट विड्रॉल 10 ml ब्लड ओवर 20 to 30 सेकेंड। जो 10 ml ब्लड निकालेंगे वो 20 to 30 सेकेंड के अंदर विड्रॉल कर लेंगे। एंड 10 ml ब्लड पुश ओवर 60 to 90 सेकेंड। जो ब्लड विड्रॉल कर रहे हैं वो 10 ml ब्लड विड्रॉल कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो 20 to 30 सेकेंड का टाइम समय लेना है। और जब ऐड करना है, मतलब कि पुश करना है, बेबी के अंदर ब्लड को डालना है, तो उसमें 60 to 90 सेकेंड का समय लेना है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का क्या कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का? तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेल हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, शिवरिंग हो सकती है, ब्लड रिएक्शन हो सकती है, एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। हार्ट फेल हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है, ब्लड रिएक्शन हो सकती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस, जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है उसको इरेक्टस बोलते हैं। डेफिनेशन कहते हैं येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ऑफ फेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल, एब्डोमेन एंड स्केलेरा ड्यू टू इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल। फर्स्ट अपियर जॉन्डिस ऑन, जब फर्स्ट अपियर दिखते हैं फेस से पता लगाते हैं कि जॉन्डिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोस्ट कन्फर्मेटिव साइड होते हैं जॉन्डिस स्केलेरा। अगर ब्लैक प्यूपिल है, अगर ब्लैक आदमी है, ब्लैक बेबी है, तो हार्ड पैलेट से पता लगा लेते हैं। देन जो सीरम बिलिरुबिन है, जो
सीरम बिलिरुबिन किस तरह से इंक्रीज होगा, ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन में टूटा, हीमोग्लोबिन से हीम और आयरन है ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हीम से प्रोफाइलिन बनता है, प्रोफाइलिन से बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन से बिलिरुबिन बनता है। जो नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है न्यूबॉर्न के अंदर 5 mg/dl होता है। जो न्यूनेटल जॉन्डिस, अगर न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो चुका तो 5 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा सीरम बिलिरुबिन। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया, हीमोग्लोबिन टूटा, हीमोग्लोबिन को जो है जो बना हीमोग्लोबिन स्प्लीन के अंदर, ये स्प्लीन है, यहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रक्ट हुई और बिलिरुबिन बना। जो बिलिरुबिन बना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट और वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन है। यहाँ पर जो बिलिरुबिन है यहाँ से ये लीवर में जाएगा, तो लीवर में जाने का काम किसका है, एल्बुमिन का काम है। एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट का काम करती है बिलिरुबिन को। जो बिलिरुबिन जाएगा वो इस जो कनेक्ट होती है स्प्लीन से वो स्प्लेनिक वेन होती है, और जो लीवर से होता है वो पोर्टल वेन होती है। इन दो वेन के द्वारा एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट करता है बिलिरुबिन को, बिलिरुबिन लीवर में चला जाएगा। लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है यूडीपीजीटी एंजाइम, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूटामेटिक ट्रांसमिनेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, जो वाटर इनसोल्यूबल होता है इसको वाटर सोल्यूबल कर देता है। इसके बाद दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होते हैं इसके नीचे होता है गैल ब्लैडर होता है। जो गैल ब्लैडर होता है ये रिजर्वायर ऑफ बाइल जूस को रिजर्व करने वाला ऑर्गन होता है। यहाँ से एक डक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और यहाँ पर होते हैं दो डक्ट, एक होता है राइट हिपैटिक डक्ट, एक होती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो यहाँ पर जो बिलिरुबिन बना वो कौन सा है, वाटर सोल्यूबल है या डायरेक्ट है या कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। यहाँ से जो बिलिरुबिन है ये इन दो लोब के द्वारा कहाँ पर जाएगा, आगे जाएगा। तो आगे जाने के बाद यहाँ पर ये दो लोब आपस में मिलकर बनाते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट बना लेते हैं, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे जाकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट होते हैं यहाँ पर पैनक्रियाज होता है। जो पैनक्रियाज होता है इसके एक डक्ट निकलते हैं जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके बना लेते हैं एम्पुला ऑफ फैक्ट। जो एम्पुला ऑफ फैक्टर होता है ये आगे जाके बन जाता है, यहाँ पर एक होता है स्पिंटर ऑफ ओडीआई। स्पिंटर ऑफ ओडीआई होता है ये कनेक्ट होता है जो स्टमक होता है उसके सेकंड पार्ट्स होता है ड्यूडेनम पेपिला से। यहाँ से जो बिलिरुबिन आ रहा है ये इसमें चला जाएगा ड्यूडेनम पेपिला से, और ड्यूडेनम पेपिला के द्वारा जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लेक्टम के द्वारा ये स्टूल के द्वारा 80% स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगा बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन होता है बाहर निकलता है उसको बोलते हैं स्टीरिको बिलिरुबिन बोलते हैं उसको, और 20% जो बिलिरुबिन होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ही, और 15% किडनी के द्वारा बाहर निकल जाता है जिसको बोलते हैं यूरो बिलिरुबिन बोलते हैं जिसको। देन इसके बाद होता है टाइप ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है वो दो तरह के होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। मोस्ट कॉमन 95% होता है ये प्रीटर्म बेबी को मोर अफेक्टेड करता है। ये 5% होता है ये लेस कॉमन होते हैं, ये प्रीटर्म बेबी को मोर अफेक्टेड करता है। अकर ऑलवेज 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के 24 आवर्स होता है ये। अकर ऑलवेज विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के 24 आवर्स के अंदर होना है, ये 24 आवर्स के बाद होएगा। कोशिश किस कारण फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, इमेच्योर लीवर के कारण होता है, डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, एक्सेसिव आरबीसी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपीजी एंजाइम के कारण, ये आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के कारण हो सकता है, हाइपर स्प्लिनिज्म के कारण होता है, हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न के अंदर कोई हीमोलाइटिक डिसीज कारण हो सकता है, और एक एंजाइम के डेफिशिएंसी जिसका नाम होता है G6PD एंजाइम के डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ये 24 आवर्स से 36 में हो जाता है, मतलब कि दिख जाएगा। अगर कोई जो फिजिशियन होता है इसको असिस्ट करता है बेबी को तो इसमें 24 आवर टू 36 के अंदर असिस्ट कर लेगा। 36 आवर जन्म लेने के 24 टू 36 आवर के बाद पता लग जाएगा कि जॉन्डिस हो रहा है नहीं हो रहा है। जो पीक होते हैं जॉन्डिस को 5 डेज़ के अंदर होती है, ये सबसाइड विद इन 7 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। जो प्रीटर्म होता है वो 15 जो सबसाइड होता है 7 डेज़ के अंदर टर्म बेबी में 7 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है, और प्रीटर्म में 15 डेज़ में सबसाइड हो जाता है। जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है टर्म बेबी के अंदर 5 mg to 12 mg/dl के बीच होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, और प्रीटर्म में ग्रेटर देन 15 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, ये 7 आवर आफ्टर बर्थ के 7 आवर्स पर पता लगता है कि जॉन्डिस है नहीं है। सीरम बिलिरुबिन लेवल 0.5 to 0.5 mg/dl, एक आवर में अगर 0.5 mg/dl सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर उसको पता लगा पैथोलॉजिकल है, या 5 mg/dl पर डे के साथ एक डे में 5 mg से ज़्यादा हो रहा है। सोल एंड पाम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर सोम एंड पाम इन्वॉल्व नहीं होते। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ
जॉन्डिस किस कारण होगा? लीवर इमेच्योर आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के कारण, ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस के कारण होता है, लीवर फेलियर के कारण, ड्रग रिएक्शन के कारण, हेपेटाइटिस के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपीजीडी के कारण, और डेफिशिएंसी एल्बुमिन की डेफिशिएंसी जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है बिलिरुबिन को ले जाने का। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रीटर्म बेबी तो नहीं, मदर आरएच नेगेटिव तो नहीं है, बेबी आरएच पॉजिटिव तो नहीं है। सिकल सेल एनीमिया देखते हैं, येलो यूरिन देखते हैं, येलोविश ऑफ फेस एंड स्किन को जज करते हैं। सीरम बिलिरुबिन लेवल देखते हैं और यूरिन एनालिसिस करते हैं। एक बात है स्मिथ टेस्ट होता है, एक होता है फॉर्चू टेस्ट होता है, ये बेस्ट होता है। और थर्ड होता है यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट होता है, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट होता है, ये यूरिन के टेस्ट होते हैं। देन बात करते हैं मैनेजमेंट में होता है पैथोलॉजिकल मैनेजमेंट। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, इसमें 3 होते हैं, फोटोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो फोटोथेरेपी होता है इसमें पर्पज़ क्या है फोटोथेरेपी का? डिक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल और ट्रीट जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है। जो फोटोथेरेपी का पर्पज़ है वो क्या है? सीरम बिलिरुबिन को लेवल डिक्रीज करता है। ठीक, फोटोथेरेपी मशीन, जो फोटोथेरेपी होती है वो मशीन होती है, उसकी जो लाइट वेव लेंथ होती है 420 to 50 नैनोमीटर होती है, जो वेव लेंथ होती है फोटोथेरेपी की लाइट की। जो फोटोथेरेपी होती है उसके बाद दो लाइट होती है, एक ब्लू लाइट, उसकी जो वेव लेंथ होती है 420 से 480 नैनोमीटर होती है, और वाइट लाइट की होती है 480 से 600 नैनोमीटर होती है। जो ब्लू लाइट होती है वो बेस्ट लाइट होती है टू ट्रीट जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए ब्लू लाइट होती है, और जो वाइट लाइट होता है बेस्ट लाइट होती है टू असिस्ट बेबी को असिस्ट करने के लिए। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फोटोथेरेपी का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइट सोर्स होते हैं जो, अब फोटोथेरेपी है उसका वर्क क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो लाइट सोर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सीरम बिलिरुबिन, क्योंकि सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। जो सीरम बिलिरुबिन है येलो कलर का होता है, टॉक्सिक होता है, उसको किस में बदलते हैं? लेस टॉक्सिक सबस्टेंस, जिसको बोलते हैं लुमिरुबिन, जो ब्रोंज कलर का दिखाई देता है। जो लाइट सोर्स होती है, लाइट सोर्स एंड बेबी, जो लाइट सोर्स और बेबी की डिस्टेंस होती है, जैसे ये बेबी है और यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट लग गया है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 30 to 35 सेंटीमीटर होती है नॉर्मली, पर डिपेंड होती है बिलिरुबिन लेवल पे कि कितना बिलिरुबिन लेवल है, इस पर डिपेंड करते हैं। टाइम ऑफ फोटोथेरेपी का टाइम, कितने टाइम तक फोटोथेरेपी प्रोवाइड करनी है? टाइम कोई फिक्स नहीं है, अगर जब तक फोटोथेरेपी प्रोवाइड करनी है जब तक बिलिरुबिन का लेवल ग्रेड बिलो 110 mg/dl ना हो, जब तक फोटोथेरेपी को प्रोवाइड करनी है। अब बात करते हैं प्राइमरी नर्सिंग रोल ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के समय प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या होता है? कवर करते हैं आई को टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, कवर करते हैं जेनेटिक को टू प्रिवेंट इनफर्टिलिटी, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स के बाद पोजीशन को चेंज करनी है, कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर्स और व्हेन एवर रिक्वायर, जब रिक्वायर हो 2 आवर्स के बाद कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करें। चेक करते हैं सीरम बिलिरुबिन एवरी 12 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेक द सीरम बिलिरुबिन लेवल, सीरम बिलिरुबिन को चेक करना है एवरी 12 आवर्स के बाद। असिस्ट फॉर हाइपरथेरेमिया को असिस्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी तो उसको कॉम्प्लिकेशन क्या? हाइपरथेरेमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, आई जेनिटल डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है कि जो सीरम बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? लुब्रिमिन में करते हैं। अगर लुब्रिमिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो सकता है। अब होता है सेकंड होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं फिनोबार्बिटोल। जो फिनोबार्बिटोल देते हैं 5 mg, जिसकी डोज होती है 5 से 8 mg/kg बॉडी वेट के साथ देते हैं पर डे में। एक दिन में 5 से 8 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोवाइड करनी है फिनोबार्बिटोल। और जो ड्यूरिंग होते हैं कितने दिन तक, कितने समय तक देनी है, मतलब कि एक दिन में 5 से 8 mg/kg बॉडी वेट के साथ देनी, तो 7 to 10 डेज तक प्रोवाइड करनी है फिनोबार्बिटोल। और पॉलीविनाइल पाइलोरिडीन देते हैं, चारकोल देते हैं, ओरोटिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है जो सबसे बेस्ट होता है अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए, मतलब कि बेबी डेथ की उसमें है, और जो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ब्लड एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इट रिक्वायर व्हेन सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज 5 mg/dl ऑफ बॉडी वेट। अगर सीरम बिलिरुबिन एक दिन में 5 mg से ज़्यादा बढ़ रहा है, यह 0.5 mg/h के हिसाब से बढ़ रहा है, कि एक घंटे में 0.5 mg/dl के हिसाब से बढ़ रहा है, या एक दिन में 5 mg/dl के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। मेथड कौन है? पुशपुल मेथड से एक साइड से ब्लड निकालना और दूसरी साइड से ब्लड चढ़ाना, पुशपुल मेथड बोलते हैं इसको हम। ब्लड रिक्वायरमेंट, कितना ब्लड रिक्वायरमेंट है? 160 ml/kg बॉडी वेट के है।
और जो ब्लड होता है वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ब्लड। फर्स्ट विड्रॉल, जब एक साइड से ब्लड निकालेगा तो फर्स्ट जो विड्रॉल करता है 10 ml ब्लड को विड्रॉल करता है कितने समय में, 20 to 30 सेकेंड में। और जो ऐड करते हैं, जो पुश करते हैं बेबी के अंदर ब्लड डालते हैं, वो 10 ml डालते हैं 60 to 90 सेकेंड के अंदर एंटर करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? हार्ट फेल हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, शिवरिंग, ब्लड रिएक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो मैंने अभी आपको 2 चीज़ बताई थी दोस्तों। एक बताता कि जो 80% स्टूल के थ्रू लॉस होता है बिलिरुबिन, उस बिलिरुबिन को बोलते हैं स्टीरिकोबिलिनोजन, स्टीरिकोबिलिनोजन। और जो 15% यूरिन के थ्रू लॉस होता है बिलिरुबिन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। जो 80% स्टूल के द्वारा बिलिरुबिन का लॉस होता है उसको बोलते हैं स्टीरोकोलोबिनोजन और स्टीरोकोबिलिनोजन। और जो 15% यूरिन के द्वारा लॉस होता है उसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। थैंक यू दोस्तों। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।